नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत। मैं बहादुर सिंह भावरिया। आज के इस टॉपिक में जो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद चल रहे थे उन्हें मैं आगे वाले बिंदु पर बात करूंगा। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, पहले का जो पाठ्यक्रम चलता था उस पहले वाले पाठ्यक्रम में प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद भी चलते थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए थे और पांचों भेदों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बात भी कर ली थी। अब कई बार क्या होता है, हालांकि ये बात आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, जो वर्तमान बुक्स आपके सिलेबस में चल रही हैं उनमें संरचना के आधार पर क्रिया के भेद ही दे रखे हैं, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद नहीं दे रखे। लेकिन 3 प्रकार जो बच गए प्रयोग और संरचना के आधार पर, उन 3 के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी, छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। हो सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड परीक्षा में इनमें से भी प्रश्न कर सकता है, तो इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो एक बार पुनः याद दिला देता हूं, संरचना के आधार पर अगर क्रिया के भेद पूछे जाते हैं तो पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार संरचना के आधार पर क्रिया के आपके 5 भेद हैं। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और कैसे इनकी पहचान होती है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते 8। 5 तो संरचना वाले जिनके बारे में आप पढ़ चुके हों, और 3 भेद और बच गए जो प्रयोग शब्द जोड़ दिया उसके आधार पर। वो 3 भेद और कौन से हैं उनके बारे में आपको बता दूं। नंबर 1, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया पहला भेद। नंबर 2, अगर दूसरे की बात करें, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और नंबर 3, सजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया। हालांकि ये तीनों ही आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड में प्रश्न किया जा सकता है, तो थोड़े से समय में मैं इनकी जानकारी भी आपको दे दूं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। संरचना के आधार पर 5 भेद हम पढ़ चुके हैं, 3 भेद ही बच गए। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सी होती है, कैसे इसकी पहचान है, सहायक क्रिया कौन सी होती है, कैसे इसकी पहचान होती है, और सजातीय क्रिया कौन सी होती है, कैसे इनकी पहचान होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको सामान्य क्रिया क्या होती है। पहले को लेते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, तो परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा तो ये कहती है कि यदि किसी वाक्य में सामान्य से कार्य को बताने के लिए, यदि किसी वाक्य में सामान्य से कार्य को बताने के लिए, सामान्य से कार्य को बताने के लिए एक क्रियापद प्रयुक्त होता हो, एक क्रियापद प्रयुक्त होता हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया कहते हैं। ध्यान देना, देखिए कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में सामान्य कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद है,
वाक्य में कार्य भी एक और क्रियापद भी एक, यानी एक संकेत हो गया, एक कार्य और एक क्रियापद, उसे कहेंगे सामान्य क्रिया। मतलब ये स्थिति आपको संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों में नहीं मिलेगी। जब वाक्य में कार्य भी एक हो और एक ही कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद को काम में लिया गया हो, वो सामान्य क्रिया होती है। अगर वाक्य में एक कार्य है और क्रियापद दो हैं तो वो संयुक्त क्रिया हो जाएगी, जो कि आपने संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों में पढ़े थे। तो हम पढ़ रहे हैं सामान्य क्रिया। यदि किसी वाक्य में कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में सामान्य कार्य को बताने के लिए एक क्रियापद को काम में लिया गया है तो उसे आप सामान्य क्रिया कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लें, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। ध्यान देना, दिए गए वाक्य में सामान्य से कार्य को बताने के लिए, क्योंकि पढ़ने का काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो एक ही कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, तो इसे आप सामान्य क्रिया कह सकते हैं। ध्यान देना, रमेश पुस्तक पढ़ता है जो क्रिया है ये सामान्य क्रिया है। ये सामान्य क्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्य है और एक ही कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद को काम में लिया। सामान्य से कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद काम में लेने के कारण इसे आप सामान्य क्रिया कहेंगे। ये संयुक्त क्रिया तो नहीं, क्योंकि संयुक्त क्रिया तो कहाँ होती, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग होता। ये पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं, ये प्रेरणार्थ क्रिया भी नहीं, क्योंकि दो कर्ता नहीं, और ये नाम धातु क्रिया भी नहीं, और इसमें अगर आप कृदंत क्रिया की बात करें तो केवल पढ़ता जो ये शब्द बैठा है ये कृदंत क्रिया है। लेकिन वाक्य में सामान्य सा कार्य हो रहा है और सामान्य से कार्य को बताने के लिए एक क्रियापद दे रखा है, इसे आप सामान्य क्रिया कहेंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे मोहन संगीत सुनता है। मोहन संगीत सुनता है। ध्यान देना, यहां पर वाक्य में एक ही कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद को काम में लिया है, तो इसे आप कह सकते हैं सामान्य क्रिया। अब हम बात करते हैं सहायक क्रिया की। नंबर 2, सहायक क्रिया। जैसा कि आपने अंग्रेजी में पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं, यानी सहायक जो क्रिया है वो सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करेगी, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को आप सहायक क्रिया कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पाठ पढ़ लिया। ध्यान देना, मैंने पाठ पढ़ लिया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, और मुख्य क्रिया की सहायता कौन कर रही है? लिया। इसे आप कह सकते हैं सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया।
इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण लें, एक उदाहरण और लें कि रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें मुख्य काम क्या है? पढ़ना, और मुख्य क्रिया की सहायता कौन कर रहा है? पढ़ रहा है। इसे आप कहेंगे सहायक क्रिया। शायद दोनों उदाहरणों से बात स्पष्ट होगी, समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया कौन सी होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को आप सहायक क्रिया कह सकते हैं। पहले उदाहरण में मुख्य क्रिया पढ़ना है और पढ़ने की सहायता करने वाली क्रिया होगी लिया, तो ये सहायक क्रिया होगी। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना मुख्य क्रिया है और रहा है ये कौन सी क्रिया हो गई? सहायक क्रिया। अब एक होती सजातीय क्रिया, जैसा कि नाम दे रखा है सजातीय। सजातीय क्रिया की अगर बात करें तो जो क्रिया और कर्म अगर दोनों एक ही जाति से बने हुए हैं, नाम है सजातीय। तीसरा जो प्रकार है सजातीय क्रिया किसे कहेंगे? यदि वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों, यदि वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों ही एक ही जाति के शब्द से बने होते हैं, उसे आप सजातीय क्रिया कह सकते हैं। मतलब सजातीय क्रिया का सीधा सा अर्थ हो गया कि वाक्य में जो कर्म और क्रिया आएंगे, क्योंकि वाक्य की संरचना में मैंने आपको क्या बताया था कि वाक्य की संरचना 3 शब्दों पर निर्भर करती, कर्ता, कर्म और क्रिया। यह आपने वाक्य की संरचना में पढ़ा भी था कि वाक्य में 3 शब्द हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि इनमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही शब्द से बने हुए हैं, कर्म और क्रिया दोनों एक ही शब्द से बने हुए हैं, तो उसे आप सजातीय क्रिया कहेंगे। जैसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, इससे बात आपकी और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे लड़ाई लड़ी, ध्यान देना, लड़ाई लड़ी। अब वाक्य में इसका प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है। लड़ाई लड़ी, तो इसमें लड़ाई तो क्या है? कर्म, और लड़ी क्या है? क्रिया। ये तो क्या है? क्रिया, और ये क्या है? कर्म। देखो, कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही क्रिया से बनी हुई है। लड़ना से लड़ाई शब्द बना, और लड़ना से लड़ी, तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के शब्द से बने हुए हैं, दोनों समान है, इसलिए इसको सजातीय क्रिया कहेंगे। इसी प्रकार जैसे पढ़ाई पढ़ी, अब ये अधूरे वाक्य लिख रहा हूं मैं, वाक्य में कहीं पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे मैंने पढ़ाई पढ़ी, तो इसमें पढ़ी तो क्या है? क्रिया, और पढ़ाई क्या है? कर्म। सीधी सी बात हो गई कि जब किसी वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों समान जाति के हों और समान जाति के शब्द से ही दोनों बने हैं, तो उसे आप सजातीय क्रिया कह सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आ गया चढ़ाई चढ़ी, इसमें चढ़ी तो क्या है? क्रिया, और चढ़ाई क्या है? कर्म। तो तीनों उदाहरणों में देखना कि ऐसी क्रिया जब किसी वाक्य में जो कर्म आता है, जो क्रिया आती है, कर्म और क्रिया दोनों ही शब्द एक ही शब्द से, एक ही क्रिया से बने होते हैं, उसे सजातीय क्रिया आप कह सकते हैं। लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी,
चढ़ाई चढ़ी, इसी प्रकार जैसे उसने रोज रोया, वाक्य आ गया उसने मेरे सामने अपना रोज रोया, रोया। इसमें रोज रोया सजाती क्रिया होगी, क्योंकि रोज यहाँ पर कर्म है और रोया क्या है, क्रिया है, दोनों एक ही क्रिया से बने हुए हैं। उसने रोज रोया। जैसे आ गया उसने दौड़ दौड़ी, उसने दौड़ दौड़ी, दौड़ दौड़ी, इसे भी आप सजाती क्रिया कह सकते हैं। तो ये बात आ गई प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अगर परीक्षा में प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछता है, 10th क्लास के बच्चों से कह रहा हूं मैं, क्योंकि उनसे बोर्ड क्लास में कई बार संख्या से संबंधित प्रश्न भी कर लिया जाता है, इसलिए प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाते हैं तो आपको 8 बताने हैं, और केवल संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाते हैं तो आपको 5 बताने हैं। 5 आपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया है। जो 3 बच गए थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक सामान्य क्रिया, एक सहायक क्रिया, एक सजाती क्रिया। सामान्य क्रिया तो किसे कहेंगे, यदि किसी वाक्य में सामान्य से कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद दिया होता है उसे आप सामान्य क्रिया कह सकते हैं। इसमें एक ही कार्य होगा, एक ही क्रियापद होगा, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये सामान्य क्रिया है। अगर सहायक क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को आप सहायक क्रिया कह सकते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के अंत में आपको मिलेगी जो मुख्य क्रिया की सहायता करेगी। मैंने पाठ पढ़ लिया, इसमें मुख्य काम पढ़ना है और मुख्य क्रिया की सहायता करी है, लिया, ये सहायक क्रिया हो गई। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें मुख्य क्रिया पढ़ना है और रहा है, ये सहायक क्रिया हो गई। अगर सजाती क्रिया की बात करें तो नाम है सजाती समान जाति। अब समान जाति किसकी, कर्म और क्रिया की। यहां ध्यान देना, ये विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द है। कर्ता और कर्म दोनों ही संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, दोनों का आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब किसी वाक्य में आने वाला कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के बने होते हैं, यानी एक ही क्रिया से कर्म बनता है और उसी से क्रिया बनती है, तो उसे आप सजाती क्रिया कह सकते हैं। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसे उदाहरणों में पूछ लिया जाता है जो सजाती क्रिया के उदाहरण होते हैं, कि जैसे महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी कौन सी क्रिया हो गई, सजाती क्रिया हो गई। जैसे आ गया कि उसने विदेश में जाकर के पढ़ाई पढ़ी या वकालत की पढ़ाई पढ़ी, तो इसमें पढ़ाई पढ़ी कौन सी क्रिया होगी, सजाती क्रिया। सजाती क्रिया क्यों होगी, क्योंकि समान जाति से दोनों शब्द बने हैं, कर्म भी और क्रिया भी। कर्म और क्रिया एक ही क्रिया से बने, पढ़ना, इसमें पढ़ी भी पढ़ना और पढ़ाई भी पढ़ना क्रिया से बना है, तो कर्म भी क्रिया से बन गया और क्रिया भी उसी शब्द से बनी है। तो इस प्रकार ये 3 भेद आपके रह गए थे, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब एक क्रिया वाले टॉपिक में काल के आधार पर जो क्रिया के 3 भेद हैं उनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसे में मैं 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 2-3 उदाहरण देकर के पद परिचय किस प्रकार क्रिया शब्दों का दिया जाता है उस बात को भी और स्पष्ट कर दूंगा।